वन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ है द डायनासोर, आई मीन वीडियो का टाइटल पहले बता दिया, सॉरी। चलो जाने देते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, और माँ बाप ही की सुने, अपनी मर्ज़ी से कभी शादी ना करें। तो आज की हमारी वीडियो है द डायनासोर 10 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डायनासोर्स 10 मिनट्स, व्हाट हैपेंड 10 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को डायनासोर की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड में आसमान से एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटियोराइट करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल देखें, मालूमात बहुत अच्छी। युकाटन पेनिनसुला के शैलो वाटर्स में जाके गिरा, जिसके गिरते ही 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज इंस्टेंटली वेपोराइज हो गई और कुछ ही देर में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए जिनसे तबाही का मंजर फैल गया। अर्थक्वेक, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स, एसिड रेन्स, मानो जीवों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। दुनिया में मौजूद हर एक बड़े से बड़ा डायनासोर और छोटे से छोटा जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था, और देखते ही देखते कुछ चंद घंटों में दुनिया का 75% जीवन नष्ट हो गया। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोराइट एक शैलो समुंदर में जाके गिरा था। पर क्या डायनासोर्स वाकई में एक मीटियोराइट स्ट्राइक से ही एक्सटिंक्ट हुए थे? काम की वीडियो है। क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि डायनासोर्स असल में एक बड़े वोल्केनिक इरप्शन और उससे निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस की वजह से विलुप्त हुए, जिसे साबित करते हैं हमारे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, जो कि सरप्राइजिंगली उसी समय बने थे जब डायनासोर्स विलुप्त हुए, यानी यस 66 मिलियन ईयर्स पहले, और वो भी तकरीबन 2 किलोमीटर से भी मोटी लावा के लेयर्स से, जो कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। तो क्या डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे इंडिया की जियोग्राफी का भी कोई हाथ है? पर अगर इंडिया का हाथ है तो आज भी ज्यादातर साइंटिस्ट मीटियोराइट स्ट्राइक वाली थियरी से ही ज्यादा कन्विंस्ड क्यों है? वैसे रीजन जो भी हो, वो इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 20 किलो से कम वजन वाले जीव ही जिंदा रह पाए और बाकी सारे जीव नष्टानाबूद हो गए। पर छोटे जीव ही क्यों बच पाए, बड़े क्यों नहीं? वेल, सवाल तो बहुत है और जानने के लिए बातें भी बहुत ज्यादा, और इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस वक्त उनके क्या हालात रहे होंगे, और इसीलिए मैं लेके आया हूं आज आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाट हैपेंड 10 मिनट्स आफ्टर द डायनासोर्स डिसअपीयर्ड। इंडिया में मौजूद डेक्कन ट्रैप्स माउंटेन रेंज, जिनको हम लोकली वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ही दुनिया भर के साइंटिस्टों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों का ये मानना है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का कारण कोई मीटियोराइट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन है, कुछ वैसा इरप्शन जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स बन पाए। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स असल में 2 किलोमीटर मोटे यानी थिक और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले बेसॉल्ट रॉक्स की लेयर्स से बने हैं, और ये रॉक्स लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जब डेक्कन ट्रैप्स के अलग अलग जगहों से रॉक सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, तब हमें ये पता चला कि ये तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, यानी ठीक उसी समय के जब डायनासोर्स का मैस एक्सटिंक्शन हो रहा था। अब वोल्केनिक इरप्शंस तो आज के समय में भी होते हैं, पर उनसे तो किसी स्पीशीज का मास एक्सटिंक्शन नहीं होता, तो फिर ये डेक्कन ट्रैप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आज के समय के जो वोल्केनोज होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर तक के रेडियस में ही तबाही मचा पाते हैं। फॉर एग्जांपल 1815 में इंडोनेशिया का माउंट तंबोरा जब फटा था, तब वो सबसे डेंजरस इरप्शन होने के बावजूद भी सिर्फ 20 किलोमीटर तक के एरिया को अफेक्ट कर पाया था। तो एक ऐसा वोल्केनो जिसने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई, सोचो वो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐश, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस किस हद तक भर सकता था। पर साइंटिस्टों का ये मानना है कि वोल्केनिक इरप्शन एक ही बार में नहीं हुआ था, बल्कि 4 डिफरेंट वेव्स में हुआ था, और जिसका पता बाय द वे 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक जियोक्रोनोलॉजिस्ट ब्लेयर शोन और उनकी टीम ने हमें दिया। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने डिजिटल गोल्ड सेविंग्स के बारे में भी सुना ही, पर फैक्ट ये भी है कि कुछ लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है और फिगर आउट नहीं कर पाते सही सेविंग्स ऑप्शन क्या है। Today I'm going to tell you about the best platform to start your savings in gold. Download Simply app. It is an excellent app for digital banking and savings in digital gold.
will only be able to allow people to transact at market rates. दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि गोल्ड हमेशा से एक एवरग्रीन सेविंग्स का सोर्स रहा है and with simply you can start by saving in Application digital होगी gold कोई for as low as 1 rupee. जी हाँ Promotion. दोस्तों केवल 1 रुपए. Not only this, अब आप लाइव गोल्ड प्राइस पे भी गोल्ड खरीद सकते हैं. And guys, Simply app has daily, weekly, monthly contests through which you get a chance to win up to 10 grams of gold free every month by just staying on the top of savings leaderboard. Simply app 11 languages में अवेलेबल है. तो अब आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज चूज करके अपनी सेविंग्स की शुरुआत कर सकते हैं. So guys, अब वेट कैसा, डाउनलोड करें Simply app. Go find the link in the description. जहां उनके अनुसार इन 4 इंटेंस वोल्केनिक इरप्शंस में जो पहला इरप्शन था ना, वो डायनासोर्स के विलुप्त होने से भी 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और बाकी के 3 डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद हुए. पर इस पहले इरप्शन को लेके ये भी थियरी है कि इस इरप्शन ने एटमॉस्फेयर में इतने डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस भर दिए होंगे कि ज्यादातर बड़े डायनासोर्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं बचा और उनकी संख्या घटनी शुरू हो गई, यानी उनके दिन भरने लग गए. पर इवन दो ये थियरी कितनी ही कन्विंसिंग क्यों ना हो, ज्यादातर साइंटिस्ट आज भी मीटियोराइड स्ट्राइक वाली थियरी को ही फेवर करते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही छोटे स्पीशीज जैसे टर्टल्स और अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ क्रोकोडाइल्स ही जिंदा बच पाए थे, सारे छोटे जीव नहीं. तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो. वो सारे छोटे जीव कैसे एक्सटिंक्ट हुए हो सकते हैं और क्यों सिर्फ यही क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स बचे? वेल, एक्चुअल कल्प्रेट मीटियोराइड स्ट्राइक ही हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग पानी के अंदर जा पाए और बच पाए. इनफैक्ट कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बाकी के 3 इरप्शंस एक्चुअली मीटियोराइड के टकराने से ट्रिगर हुए थे. सो अगर इस भी थियरी को हम मानते हैं तो इसमें डेफिनेटली एक्चुअल कल्प्रेट तो मीटियोराइड ही हुआ, राइट? तो चलिए देखते हैं कि उस मीटियोराइड स्ट्राइक के वक्त जो मंजर था वो कैसा रहा होगा और क्या लिखा था उस वक्त पर मौजूद सभी जीवों के भाग्य में. आज से 66 मिलियन साल पहले एक हंसते खुशहाल दिन पर एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ. उसका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के साथ टकराव इतना जबरदस्त था कि उससे एक सुपरसोनिक साउंड वेव क्रिएट हुई, जिसकी आवाज इतनी लाउड थी कि प्लैनेट के दूसरी ओर मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फाड़ गए. जहां एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 5 सेकंड्स के अंदर ही ये मीटियोराइड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला नाम के शैलो वाटर्स में जाकर टकराया. जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 460 ट्रिलियन टन्स वजन वाला हैवी मीटियोराइड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस जगह पर एक 150 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसको आज हम चिक्सुलप क्रेटर के नाम से जानते हैं. कंपैरिजन के तौर पे ये इतना गहरा है कि इसमें एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे. अब आप इससे बस इमेजिन कर लो इस टकराव से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, और साइंटिस्टों के अनुसार इतनी एनर्जी कि इसने 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज को इंस्टेंटली पिघला दिया, जिसके कारण उनकी हड्डियां तक नहीं बची. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स द कोलिजन वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट मीटियोराइड के कुछ पीसेस अर्थ द्वारा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से बहुत ऊंचाई तक बाउंस बैक हुए. कुछ साइंटिस्टों का तो ये तक मानना है कि इस मीटियोराइड के कई टुकड़े तो चांद तक भी पहुंच गए थे, और जो नहीं पहुंचे थे वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वापस आग के गोले बनकर दूर दूर के इलाकों में बरसने लगे, और इन सब के वजह से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था. टकराव की वजह से कुछ ही सेकंड्स में टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतने सरक गए थे कि पूरे प्लैनेट पर मैग्नीट्यूड 12 के भूकंप शुरू हो गए, और बोले तो हर जगह से पृथ्वी के अंदर का लावा एकदम फट के बाहर आने लगा. जमीन पर रहने वाला हर जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था, पर कुदरत का ये वैशी रूप कोई जानवर नहीं झेल पा रहा था, और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पृथ्वी के 30% जीव खत्म हो चुके थे. और वहीं दूसरी तरफ पानी में रहने वाले जीव डरे हुए तो थे, पर साथ ही शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो सेफ हैं. बट क्या वाकई में ये सही था? वेल, वो शायद जीत से पहले ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि तबाही का मंजर तो अभी एक्चुअली में बाकी था, बस कुछ और देर की कमी थी. सो इसीलिए हम उनकी बात थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल जीवों की मुसीबतें अब तक खत्म नहीं हुई थी.
मीटियोराइट इम्पैक्ट और वोल्केनोस के कारण हवा में उड़े छोटे जलते पत्थर ओलों की तरह जमीन पर बरसने लगे। लावा और जलते ओलों ने सारे जंगलों में आग लगा दी। मतलब जमीन या आसमान में रहने वालों के लिए भाग के कहीं जाना मानो नामुमकिन सा हो गया था। और इस वक्त अगर हम हमारी पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखते तो वो कोई नीला गोला नहीं था। दूर से देखने पर ये हमें एक लाल गोले की तरह दिखता। और यही वो मंजर था जब तक पृथ्वी में मौजूद 50% से भी ज्यादा जीव बच जाना शुरू हुए। पर वो कहते हैं ना, प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। बस वो ही हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस और फॉरेस्ट फायर्स ने पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिक गैसेस के कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बड़े जीवों को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और तो और ये टॉक्सिक गैसेस बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगे, जिसने वाटर बॉडीज को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। और यही वो समय था जब समुद्री जीव भी समझ गए कि अब उनका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि कई सारे एक्वेटिक जीव इस हाईली टॉक्सिक पानी की वजह से मरने लगे थे। और सरफेस पे मौजूद टॉक्सिक पानी से बचने के लिए वो गहरे पानी की ओर तैरने लगे। पर मीटियोराइट इम्पैक्ट और अर्थक्वेक्स से जन्मे सुनामीज उनके लिए मानो हर कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहे थे। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब अपने चरम सीमा पर थी। पोलर आइस देखते ही देखते पिघल गई, जिसने समुद्र का स्तर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया और पूरी दुनिया कई महीनों तक जैसे पानी के नीचे समा गई। और इस वजह से पृथ्वी के अब तक 60 से 65% लाइफ फॉर्म्स विलुप्त हो चुके थे। अब फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन मीटियोराइट ने स्ट्राइक किया, तो बॉस ऐसा नहीं था। बर्फ के पिघलने का मंजर तो स्ट्राइक के लगभग 4 से 6 महीनों के बाद हुआ था। मतलब समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी पे भूकंप, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स और जमीन से लावा निकलना अब तक कंटिन्यूअसली हो रहा था। और वैसे अगर देखा जाए तो बर्फ के पिघलने से और सुनामी के वजह से एक अच्छी चीज भी हुई। हर जगह जो आग लगी थी इस बाढ़ से बुझा दी गई, जिस वजह से बचे हुए जीवों को थोड़ा चैन की सांस लेने का मौका मिल गया। पर टेक्निकली ऑफ कोर्स उनके लिए सांस लेना अब भी थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स इन सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के दौरान अराउंड 15 ट्रिलियन टन्स ऑफ ऐश और डस्ट हवा में मिक्स हो गया था, जिसने एक बड़ी सी चादर की तरह पूरे पृथ्वी को ढक दिया था, जिसके टोटली कवर करने के बाद शुरू हुआ वो मंजर जिसकी कल्पना किसी जीव ने उस वक्त नहीं की थी। राखों के ग्लोब को पूरा कवर करते ही परेशानियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि सन ब्लॉक्ड होने की वजह से सारे जीव जो फोटोसिंथेसिस यूज किया करते हैं और जिन पे पूरा फूड चेन डिपेंडेंट है, प्लांट्स और फोटोप्लैंक्टन्स, धीरे धीरे करके मरने लग गए, क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल रही थी। और इससे ऑब्वियसली पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। इतना सब होने के बाद जो बची कुची कसर थी वो भी साल भर चले आइस एज ने पूरी कर दी। सूरज ब्लॉक्ड होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया था और पूरा प्लैनेट अब जैसे किसी स्नोबॉल की तरह दिखने लग गया था। बस एक साल के अंदर ही अर्थ वेंट फ्रॉम बीइंग अ ब्लू बॉल टू अ रेड बॉल टू अ व्हाइट बॉल एंड वाइप्ड आउट एंटायर 75% ऑफ द लिविंग स्पीशीज। वैसे तो पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन ने बहुत कुछ सहा था इस पूरे दुर्घटना के दौरान, पर यार जीवन हमेशा अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ ही लेता है। और इसमें एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स ज्यादा सक्षम है, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स जो कि हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करा सकता है। और इसीलिए तो कुछ साल बाद जब डस्ट पार्टिकल्स और एशेस नीचे सेटल होने लगे और डायरेक्ट आती हुई धूप के कारण आइस एज खत्म हुआ, तब प्लांट्स के स्पोर्स जर्मिनेट करना शुरू हो गए। जगह जगह नन्हे पौधे फिर उगने लगे और वक्त के साथ देखते ही देखते अर्थ फिर से हरा भरा बनने लग गया। हरियाली वापस आते ही ऑक्सीजन की मात्रा फिर से रिस्टोर होने लग गई और इस सुकून से भरी दुनिया को एंजॉय करने के लिए लौट आए छोटे छोटे मैमल्स और रोडेंट्स, जो अपनी अपनी गुफा या किसी ऊंचाई पे जिंदा रह गए थे और मरे हुए जानवरों की लाशें खा के जिंदा थे। यही वो छोटे जीव थे जिनकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ फिर से पनपने लगी। इनमें एवोल्यूशन आया और नए नए मैमल्स आए, जैसे कि राइनोस एंड अदर लार्जर मैमल्स। और यहाँ आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम जो अपने आप को सबका बॉस समझते हैं, वो सिर्फ 5 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे, यानी बस सिर्फ 50 लाख साल पहले।
और वैसे इस सब में एक तो काबिल तारीफ बात है कि सिर्फ 5 मिलियन सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है हमारे इंटेलिजेंस की वजह से कि हम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और बाद में आपकी इसी इंटेलिजेंस को ट्रिगर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक थॉट प्रोवोकिंग सा सवाल। ये मीटिरॉइड एक ऐसी जगह गिरा था जो कि एक शैलो समुंदर था, और ऐसे इस दुनिया में सिर्फ 7 और प्लेसेस है युकाटन पेनिनसुला के अलावा, यानी कि 13% चांस था कि वो मीटिरॉइड इन 8 क्रिटिकल प्लेसेस पर गिरता और तबाही मचाता। पर जरा 1 मिनट के लिए आप ये मान लो कि अगर वो मीटिरॉइड शैलो वाटर्स में नहीं गिरा, किसी गहरे समुंदर में गिरा होता, तो क्या तब भी हमारी हालत सेम होती? आपका जो भी जवाब है फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। डिस्कशन छेड़ते हैं कि हालत बदतर होती या हालत बेहतर होती। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञान। जी जनाब, मैं तो जा रहा हूँ इस वीडियो में आप मैं तो जा रहा जितना बोले कम है। हूँ मैं तो जा रहा बस वीडियो ही हमने हूँ मैं जा रहा हूँ। भाई कहाँ से मैं डायनासोर हूँ, कहाँ से ये क्या रोला मचाया हुआ है, ये क्या मसला है भाई, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? 66 मिलियन ईयर्स के आप क्या हो खाते गया? हैं? क्या हो गया यार, सबको पता है मैं मासूम बच्चा हूँ, 66 मिलियन सबको पता है मासूम यानी बच्चा। इंसान बनने से स्पीशीज है जो कि मुझसे इसके बिलोंग करती है। अच्छा अब देखो एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसी जानवरों की नस्ल जो आज नहीं है। तो इसके बारे में एक इज़प्शन है कि इस तरह से हुआ था। एक वो आया था जिसे हम उर्दू में शहाब साकिब कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो, मीटराइट्स उर्दू में कहते हैं शहाब साकिब। नहीं पता मुझे। शहाब साकिब टुकड़े होते हैं जो खला में तैर रहे होते हैं, तो कभी वो ज़मीन की तरफ भी आ जाते हैं। तो खैर बहरहाल इस तरह से दुनिया की तबाही हुई थी। हमारे इस्लाम में एक चीज़ है कि इस दुनिया ने तबाह होना है, आगे चल के कभी ना कभी इस दुनिया ने ख़त्म होना है, जिसको कहेंगे क़यामत। क़यामत वाले दिन बहुत शदीद किस्म की गर्मी होगी, इसी तरह से आग बरसेगी, पूरी दुनिया इधर से उधर उड़ेगी, पहाड़ जो हैं वो उड़ रहे होंगे रूहों की तरह। ये इस्लाम में एक चीज़ है और वो होगा क़यामत का दिन। फिर उसमें सज़ा और जज़ा का चक्कर है, और मेरे ख़्याल में अच्छे कर्म वाले, अच्छे अमाल वालों और बुरे अमाल वालों का जो कॉन्सेप्ट है वो हर मज़हब में है, बिल्कुल, मुस्लिम में भी, हिंदूज़ में भी। तो ये जो वीडियोज़ में दिख रहा था वो प्रॉपर क़यामत का एक मंज़र दिख रहा था। हमारे माइंड में मज़हब इस्लाम में क़यामत का तस्वुर ये है। अच्छा ये हमारे सिर्फ नहीं है, एंड होना है इस धरती का, वो कॉन्सेप्ट है। हिंदुइज्म में भी ये है, नरक और क्या कहते हैं स्वर्ग, ये वाला कॉन्सेप्ट है उनमें भी। वही जो आप कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की छटाई होगी जिसमें अच्छे लोगों को अलग करा जाएगा, बुरे लोगों को अलग करा जाएगा। तो फिर अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह है, बुरे लोगों के लिए बुरी जगह है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब इंसान ने इस ज़मीन पे आना था तो उसके लिए मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को तो वो नहीं समझता एक आप लोग की आज लोगों के सामने एक आजिज़ीन की सारी है। मैं अपनी एक थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने इंसान को इस ज़मीन पे भेजना था तो उसके लिए उस ज़मीन को तैयार करना था। आज अगर डायनासोर्स होते तो क्या इंसान रह सकता था? तसव्वुर करें आप, नहीं रह सकता था ना, क्योंकि डायनासोर्स और इस तरह के बड़े बड़े, अच्छा सारे ही जानवर बड़े बड़े थे। तो वो जब तक थे ठीक है ना, उस वक्त, उसके बाद जब इंसान ने ज़मीन पे आना था तो उसके लिए वो घर तैयार करना था। तो वो घर इस तरह से तैयार हुआ कि पहले वो तबाह हुआ, फिर उसको इस तरह से ठंडा हुआ, जो भी अल्लाह पाक की एक कुदरत होगी, कुछ सिस्टम होगा। और ज़मीन भी इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज ज़मीन का नक्शा है, कितना पानी है। अच्छा मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी अकेले में, कि जो भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, मैं देखो सबसे पहले तो हम मानते हैं इस इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि इंसान जो है वो एक सबसे ज़्यादा अफजल मखलूक है। अल्लाह पाक की मखलूक़ें हैं, जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, सब कुछ है। सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक के नज़दीक इंसान है। ठीक है, अल्लाह पाक ने इंसान के लिए ही ये गोला बनाया, उस पर इंसान को भेजा, ठीक है, फिर उसी की सज़ा और जज़ा का काम होगा। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि शायद जो भी चीज़ें हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इंसान को फैसिलिटेट करना है, मैं ऐसा समझता हूँ।
अच्छा, मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबा दी गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इंसान आता है ज़मीन पे, खाली ज़मीन है, लोहा, प्लास्टिक, बिजली, पेट्रोल, क्या उसने बनाया क्या है? इंसान ने चीज़ों को लेके कुछ बनाया होगा। लोहा ज़मीन से निकला, गोल्ड ज़मीन से निकला, पेट्रोल ज़मीन से निकला, गैस ज़मीन से निकली। अगर हमने कपड़ा पहना हुआ है तो इसकी जो फसल हुई, कपास हुई, सब कुछ अल्लाह पाक ने किसी और शेप में कहीं ना कहीं छुपा के रखा था। ठीक है ना? थोड़ा मॉडिफाइड उसको इंसान ने अपने हिसाब से जोड़ा। ठीक है। मैंने एक मिसाल दी थी कि एक कमरे में छोटी छोटी चीज़ें रख दी जाए और एक समझदार बच्चे को भेजा जाए तो वो सारी चीज़ों को जोड़ के एक कमरा बनाएगा या कुछ ना कुछ कर देगा। यानी कि उनके पार्ट्स नहीं पार्ट्स अलग अलग हों लेकिन उसके शेप कटे हुए हों, लेकिन उसको उस टुकड़े को इसके साथ जोड़ो, उसको से जोड़ो तो एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाएगी। अगर समझदार बच्चा होगा तो पार्ट्स ढूंढेगा। तो इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़हीन बनाया। तो आज अब देखें कि एक जहाज़ आसमान पे उड़ रहा है, इंसान जहाज़ पे हवा में सफ़र कर रहा है। आप थोड़ा तसव्वुर कर लें, आपने बचपन से जहाज़ को उड़ते हुए देखा है ना? हमने भी देखा है। जहाज़ आसमान पे उड़ता हुआ तसव्वुर करें कैसे चलता होगा ये, किस तरह से। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इंसान ने बनाई है, सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने उसे दी थी। अगर हर चीज़ को आप तसव्वुर करें, उस चीज़ों को मिला जुला के हवा में उड़ गया इंसान, कमाल और खला में पहुंच गया, रॉकेट के ज़रिए दूसरे सैयारे दरियाफ्त कर लिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में है, लेकिन उससे पहले एक बात और है कि अल्लाह पाक ने फिर ये भी देखें कि अल्लाह पाक ने इंसान को जीनियस भी बनाया। बिल्कुल जीनियस बनाया, इतनी अकल दी है। बिल्कुल। और इस वीडियो में भी हमें बताया गया कि इंसान को इतना जीनियस बनाया गया कि उसने इतनी तरक्की कर ली, इतना आगे बढ़ गया, कुछ ही। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हम पैदा तो गरीब हुए हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम मर जाते हैं गरीब तो ये हमारी गलती तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने आपको दो बाजू दिए, दो टांगें दी, आँखें दी, अक्ल दी, कान दिए, शऊर दिए। अच्छा, कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ की कमी भी होती है पैदाइशी, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी अपना कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एजुकेशन अंधों ने भी एजुकेशन हासिल की, मज़ीद लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं कि नाबीना कैसे पढ़ेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि इंसान को अल्लाह पाक ने इतनी चीज़ों से नवाजा है। इंसान का माइंड है ना, हमने अपने माइंड को कहते हैं कि 10% भी यूज़ नहीं किया। अभी तो 90% माइंड हमारा सो रहा है, उसे हमने यूज़ ही नहीं किया। मतलब क्या चीज़ होगा इंसान। आप एक मूवी देख लीजिएगा कभी, अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले, बल्कि साथ बैठ के देखेंगे। लूसी मूवी हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है, मैं कहता हूँ हर इंसान को लाइफ में एक मरतबा देखनी चाहिए, जिससे आपको ज़िंदगी की इकाई पता चल जाएगी कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। जिसके अंदर एक लड़की ऐसी है जिसका माइंड 100% काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।